गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात जिब्रेलिन के बारे में कर रहे थे इससे पहली वीडियो में कि जिब्रेलिन कहाँ पाया जाता है, कहाँ उसका प्राप्ति स्थल है, कैसे उसका वितरण होता है, कैसे उसका जैव संश्लेषण होता है, फिर कैसे उसका जैवमापन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जिब्रेलिन की क्रियाविधि। जिब्रेलिन की क्रियाविधि कि जिब्रेलिन की क्रियाविधि क्या है, जिब्रेलिन काम कैसे करता है, क्रियाविधि क्या है इसकी। तो देखिए, हमने ऑक्सीन की क्रियाविधि को पढ़ा था और ऑक्सीन के बारे में क्या पढ़ा था कि ये जीन स्तर पर कार्य करता है। ऑक्सीन किस पर करता है? जीन स्तर पर। तो सेम कंडीशन होती है कि जिब्रेलिन भी क्या करता है, जिब्रेलिन भी जीन स्तर पर कार्य करता है। जिब्रेलिन भी, ये भी तो कह सकते हैं कि ऑक्सीन के समान कार्य करता है, के समान कार्य करता है। तो ऑक्सीन जैसे जीन स्तर पर कार्य कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर जिब्रेलिन भी जीन स्तर पर कार्य करता है। यहाँ इसकी जो जीन्स होती हैं, यहाँ की इसकी जिब्रेलिन की जो विशिष्ट जीन होती हैं, इसकी जो विशिष्ट जीन है, ये विशिष्ट जीन केंद्रक के कंट्रोल में होती है, केंद्रक के कंट्रोल में होती है, कंट्रोल में होती है। अगर हमने किसी पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया है, जिब्रेलिन का हमने जीवी से शो कर रहे हैं इसको हम, किसी पादप पर हमने जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया है, उसको जिब्रेलिन से उपचारित कर दिया है, और जिब्रेलिन भी कौन सा? JA3। हमने उसको जिब्रेलिन JA3 से हमने उसको उपचारित कर दिया है। तो यहां पर क्या होगा? RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज और RNA का स्तर बढ़ जाएगा। RNA पॉलीमरेज और RNA का स्तर बढ़ जाता है जब हम यहाँ GA3 से उसको उपचारित कर देते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पारगम्यता है, जो परमिएबिलिटी है, ये परमिएबिलिटी क्या हो जाती है? चेंज। परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। फिर या कहें कि परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जो कम थी वो क्या हो जाएगी? अधिक हो जाती है। यहाँ पर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी 1 से 2 घंटे के अंदर। अब जब इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, पारगम्यता बढ़ जाती है, तो इसके साथ साथ ही यहाँ पर लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड का जो संश्लेषण है, ये संश्लेषण भी बढ़ जाता है। संश्लेषण भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेसिथिन का और फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, इन सारी कामों को होने के बाद में अनुलेखन और अनुवादन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद में ट्रांसलेशन, पहले लिखेंगे तभी तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों की दोनों क्रियाएं बढ़ जाती हैं। तो ये तो होती है जिब्रेलिन की क्रियाविधि। अब जिब्रेलिन के प्रभाव कौन कौन से होते हैं? जिब्रेलिन के प्रभाव की बात करें तो जैसे ऑक्सीन अपने प्रभाव शो कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर जिब्रेलिन भी अपने प्रभाव शो करता है। फर्स्ट, पर्व दीर्घीकरण। पर्व दीर्घीकरण, अगर हमने किसी पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया है तो उसके जो पर्व हैं वो पर्व क्या हो जाएंगे? लंबे हो जाते हैं। पर्व क्या हो जाएंगे? लंबे हो जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं हम पर्व दीर्घीकरण। यहाँ पर जो बौने पादप थे वो बौने पादप कैसे हो जाएंगे? लंबे। और किससे हो रहे हैं? पर्व की लंबाई बढ़ने से। 2,
पर्वों की जब लंबाई बढ़ जाती है तो यहाँ पर कौन सी काम प्रोसेस होती है, पर्व दीर्घीकरण की। तो यहाँ पर जो पादप बोने थे, जो आनुवांशिक रूप से बोने पादप पाए जाते हैं, वो आनुवांशिक रूप से बोने पादप किस में बदल जाते हैं, लंबे पादपों में बदल जाते हैं, पुष्पन। सेकंड पॉइंट, पुष्पन। अगर हम यहाँ पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें, यहाँ जिब्रेलिन का पादप के अंदर अगर छिड़काव कर दें तो यहाँ पर पुष्पन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, पुष्पन की क्रिया संपन्न हो जाती है। देखिए क्यों होती है। हमने पढ़ा है बसंतीकरण, और बसंतीकरण में क्या करते हैं, हम लो टेम्परेचर देते हैं, पादप को क्या देते हैं, सीड को लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर देने से उससे बसंतीकरण की क्रिया होती है, और ये बसंतीकरण की क्रिया किसके लिए जिम्मेदार होती है, पुष्पन के लिए। अगर हमने प्लांट पर जिब्रेलिन को छिड़क दिया है तो यहाँ पर बसंतीकरण के समान व्यवहार होता है। जैसे बसंतीकरण पुष्पन के लिए उत्तरदायी होती है, वैसे ही यहाँ पर जिब्रेलिन छिड़काव के बाद में पुष्पन की क्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ बिल्कुल सेम व्यवहार किसके समान कर रहा है, बसंतीकरण के समान, या फिर कहें कि दीप्तिकालिता के समान। दीप्तिकालिता क्या करती है, प्रसुप्ति को भंग करती है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये प्रभाव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हैनवेन एक प्लांट होता है, हैनवेन, और ये प्लांट कैसा होता है, एलडीपी होता है। इसके पुष्पन के लिए लंबी प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके छिड़काव से ये शॉर्ट डीपी के समान कार्य करता है। इसका मतलब अगर हम इस पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन क्या हो, कम हो, प्रकाश की अवधि क्या हो, कम हो, तो कम प्रकाश की अवधि में भी यहाँ हैनवेन के अंदर क्या हो जाएगा, पुष्पन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण। प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण। फॉर एग्जाम्पल तंबाकू, लेट्यूस, तंबाकू, लेट्यूस, दोनों की दोनों प्लांट कैसे हैं, इन दोनों ही प्लांटों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब तक इनको लाइट नहीं मिलेगी, जब तक इनको प्रकाश नहीं होगा, तब तक इनके बीजों का क्या नहीं होगा, अंकुरण, तब तक इनके बीजों का अंकुरण भी नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इन पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया, इन पर हमने जिब्रेलिन को छिड़क दिया, तो यहाँ पर बिना लाइट के क्या हो जाएगा, अंकुरण। तो यहाँ पर बिना लाइट के क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है, अंधकार में भी अंकुरण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, ऑक्सीन के द्वारा भी अनिषेक फलन हो रहा था और इसके द्वारा भी अनिषेक फलन होता है, लेकिन यहाँ पर सेब, नाशपाती, सेब के ऊपर, नाशपाती के ऊपर अगर हम यहाँ जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें तो इनके अंदर अनिषेक फलन की क्रिया सबसे ज्यादा संपन्न होती है, यहाँ सरलता से हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्योंकि प्रत्येक हार्मोन का अपना अलग अलग फीचर होता है, अलग अलग कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि वृद्धिकारी हैं तो सभी समान कार्य करेंगे, तो सभी की अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग उनके काम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बीजों में संचयी सेल से भोज्य पदार्थों का ट्रांसफर। बीजों में
संचयी सेल से भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण। देखिए बीजों के अंदर कौन कौन सी चीजें संचयी रूप में मिलती हैं, तो बीजों के अंदर पाई जाती है मंड, प्रोटीन, वसा, स्टार्च, मंड को क्या बोलते हैं, स्टार्च, प्रोटीन और वसा, ये सारी चीजें मिलती हैं संग्रही के रूप में। तो अगर यहाँ पर हमने छिड़काव कर दिया जिब्रेलिन का, तो स्टार्च, प्रोटीन, वसा ये सभी किसमें चेंज हो जाते हैं, यहां सुक्रोज, अमीनो अम्ल या एमाइलेज में परिवर्तित हो जाएंगे। जिब्रेलिन छिड़काव के बाद में जो संचयी सेल हैं जिनके अंदर स्टार्च, प्रोटीन और वसा के रूप में जो भोजन संचय था वो सुक्रोज, अमीनो अम्ल और एमाइलेज के रूप में कन्वर्ट होकर के यहां से कहां चला जाएगा, अन्य सेल के लिए, अन्य कोशिकाओं के लिए, अन्य सेल्स में चला जाएगा। जो संचय के रूप में यहाँ प्रेजेंट था वो अब अपने वांछित स्थानों तक कहां कन्वर्ट होकर के पहुंच जाएगा। पत्तियों का विवर्धन, पत्तियों का विवर्धन, पत्तियों का विवर्धन। अगर हम मटर, टमाटर, पत्ता गोभी, मटर, टमाटर, पत्ता गोभी आदि ऐसे प्लांट हैं, इनके ऊपर अगर हम किसका छिड़काव कर दें, जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें, उपचार कर दें, तो इनकी जो लीफ हैं, जो पत्तियां कैसी हो जाती हैं, लंबी और चौड़ी। आप लोगों ने पत्ता गोभी के बड़े बड़े वो देखे होंगे, पत्ता गोभी के बड़ी बड़ी पत्ता गोभी देखी होगी, तो वहां पर क्या करते हैं, इनका छिड़काव कर देते, इनका इंजेक्शन दे देते हैं, तो वहां पर पत्ता गोभी बहुत कम टाइम में क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पत्तियों के विवर्धन के काम में आती है। तो ये तो रहा आपका जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइटोकाइनिन। आपका जो थर्ड वृद्धिकारी हार्मोन है वो थर्ड वृद्धिकारी हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन थर्ड वृद्धिकारी हार्मोन। यहां साइटोकाइनिन जो पारगम्यता हार्मोन है ये कोशिका विभाजन को, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। इसका मतलब अगर साइटोकाइनिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए या उसको किसी पोषक माध्यम में कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया जाए, तो वहां पर जो कैलस है कल्चर मीडियम में वो क्या करेगा, बहुत तीव्रता के साथ में ग्रोथ करेगा। या फिर किसी सेल को, पादप को दे दिया जाए तो उसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ बहुत तीव्र होगी। क्योंकि ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, दो काम होने चाहिए, एक तो सेल एलोंगेशन होना चाहिए और एक कोशिकाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये क्या करेगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। जिब्रेलिन क्या करता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ाता है, तो ये क्या करेगा, संख्या बढ़ाएगा। अब बात करते हैं इसकी खोज की। तो साइटोकाइनिन की खोज कब कैसे हुई। जो साइटोकाइनिन की सबसे पहले जो खोज की बात आती है वो आती है हेवरलैंड ने की थी, हेवरलैंड द्वारा, हेवरलैंड द्वारा। हेवरलैंड ने क्या देखा कि यहाँ पर जो फिलोएम टिश्यू होता है, जो फिलोएम होता है, इस फिलोएम में कुछ ऐसे पदार्थ को देखा कि अगर इस फिलोएम में से उसको निकाल करके आलू की मृदुत की जो सेल होती हैं, आलू की पेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं मृदुत की, में डाल दें, तो यहां पर सेल डिवीजन हो जाता है। तो इनके अंदर जो विभाजन की प्रोसेस है
वो विभाजन की प्रोसेस क्या हो जाती है, जो सेल डिवीजन है वो क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। सेल डिवीजन की ग्रोथ तीव्रता बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये फ्लोएम के अंदर जब इन्होंने इसे फ्लोएम से इसको अलग किया था, तो ये कि ऐसी क्या चीज पाई जाती है फ्लोएम में जो यहाँ पर डिवीजन, जो कोशिका का विभाजन हो रहा है उसकी तीव्रता में वृद्धि कर रही है। तो यहाँ नेक्स्ट जो दूसरे साइंटिस्ट थे मिलर और इनके साथी, मिलर और इनके साथियों ने क्या किया कि इन्होंने स्पर्म्स के डीएनए को आइसोलेट किया। जो स्पर्म था इसके डीएनए को आइसोलेट किया, स्पर्म के डीएनए को आइसोलेट किया। यहां स्पर्म के डीएनए को आइसोलेट करके यहां से कुछ पदार्थ को पृथक किया और इसको पृथक करके जो तंबाकू थी, जो टोबैको थी, तंबाकू के कोष माध्यम में डाल दिया, कल्चर मीडियम में। तंबाकू के कल्चर मीडियम में किसको, डीएनए को जो आइसोलेट किया था, इस डीएनए के आइसोलेट के बाद में या कुछ जो पदार्थ था, इस पदार्थ को कहां डाल दिया, तंबाकू के पोषक माध्यम में। अब इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर इनके कोश का विभाजन को इसने क्या कर दिया, तीव्र कर दिया। पहले तो प्रेरित किया, प्रेरित करने के बाद में यहाँ पर फास्ट हो गया कोशिका का विभाजन। तो इन्होंने जो पदार्थ यहाँ पर पृथक किया था इसको काइनेटिन नाम दिया। इस पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया, काइनेटिन नाम दिया। अब यहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं लीथम। लीथम ने क्या किया कि मक्का की जो एंडोस्पर्म था, मक्का का एंडोस्पर्म था, मक्का के एंडोस्पर्म से पदार्थ को पृथक किया, एक पदार्थ पृथक किया मक्का के एंडोस्पर्म से। यहां पर इन्होंने एक पदार्थ को पृथक किया और उसका नाम क्या दिया इन्होंने, जियाटिन। जियाटिन। बाद में देखा कि काइनेटिन, यहां जब दोनों नाम सामने आ गए तो बाद में देखा कि दोनों की दोनों क्या करते हैं, समान कार्य करते हैं, समान कार्य करते हैं। जियाटिन और काइनेटिन दोनों ही समान कार्य करती हैं। तो यहां पर वापस यहां पर नाम दिया गया साइटोकाइनेट, साइटोकाइनेटिन, या और ये नाम दिया किसने था, लीथम ने, साइटोकाइनेट, काइनेटिन या काइनेन। नाम किसने दिया था, लीथम ने। इस नाम को यहां पर लीथम के द्वारा दिया गया। तो एट लास्ट ये यहां पर रिसर्च हो गई कि जो पदार्थ बार बार कोश का विभाजन को प्रेरित कर रहा है, ये प्रेरित करने वाला पदार्थ है कौन सा, साइटोकाइनेटिन या साइटोकाइनिन है, जिसके द्वारा पदार्थ का यहाँ पर क्या, कोशिकाओं का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सेल डिवीजन के लिए इनको प्रेरित किया जा रहा है। सबसे लास्ट में यहाँ पर 3 साइंटिस्ट आए थे, स्क्रूग, स्ट्रोंग और मिलर। स्क्रूग, स्ट्रोंग और मिलर, इन तीनों ने मिलकर के बताया कि जो ये पदार्थ है, ये पदार्थ क्या कार्य करता है, सेल डिवीजन का। इस पदार्थ का कार्य ही क्या है, सेल डिवीजन कराना। तो साइटोकाइनेटिक के अगर हम साइटोकाइनेटिन के अगर मुख्य लक्षणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइटोकाइनेटिन के 2 मुख्य लक्षण होते हैं। कौन से, एक तो कोशिका विभाजन को प्रेरित कराना। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसके 2 लक्षण होते हैं, एक तो सेल डिवीजन को प्रेरित करना, सेल डिवीजन को प्रेरित करना, और दूसरा कौन सा कार्य है, विलगन या जीर्णता में देरी, विलगन या जीर्णता में देरी, जो बुढ़ापा आता है, क्योंकि जीर्णता का मतलब क्या है, बुढ़ापा। तो यहाँ पर जो विलगन की प्रोसेस जल्दी हो रही है, अगर हम ऑक्सीजन छिड़क दें वहां पर तो वो विलगन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, वहां पर वो डिले हो जाएगी।
नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राप्ति स्थल और वितरण की। प्राप्ति स्थल और वितरण, तो देखिए प्राप्ति स्थल की अगर बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम सांद्रता मिलती है वो कहाँ मिलती है, रूट टिप पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन उपस्थित होती है। जो रूट टिप होती हैं वहां पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। दूसरा, ऑक्सीजन दो रूपों में पाया जाता है, एक तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और दूसरा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दूसरा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन दोनों रूपों में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में भी और स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में भी। मुक्त अवस्था में कहाँ कहाँ मिलता है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डायटम्स, फॉर्नो, कुछ जिम्नोस्पर्म, कुछ जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर कैसा मिलता है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वितरण की अगर बात करें तो वितरण कैसा होता है इसका, देखो जब शीर्ष पर बन रहा था तो नीचे आ रहा था, इसको हम क्या बोल रहे थे, हम बेसोपेटल। अब नीचे बन रहा है तो कहां जाएगा, शीर्ष पर, तो एक्रोपिटल होता है। जो वितरण होता है वो कैसा होता है, एक्रोपिटल होता है, अग्रा अभिसारी क्रम में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पर इसका जो वितरण होता है वो एक्रोपिटल मैनर में होता है। इसकी जो उपस्थिति होती है, या इसे प्राप्ति स्थल की बात करें तो मैक्सिमम सांद्रता तो रूट टिप में पाई जाएगी, और बाकी तो पूरे प्लांट में कम मात्रा में मिले, सूक्ष्म मात्रा में मिले, मिलता जरूर है। क्योंकि अगर कहीं पादप के अंदर विभाजन की प्रोसेस कहीं चल रही है तो वहाँ ऑक्सीजन दिमाग में है, तो वहाँ पर साइटोकाइनेटिन प्रेजेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ साइटोकाइनेटिन का जैव संश्लेषण। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।